नमस्कार। बड़ी बहस में आप सबों का स्वागत है। और आज हम बड़ी बहस पर जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, उससे पहले आप हमारे YouTube चैनल के स्क्रीन पर एक कैबिनेट की डिसीजन की हम कॉपी आपको चला रहे हैं, जरा उस कॉपी पर गौर कीजिए। समाज कल्याण विभाग का ये डिसीजन है। सोमवार को कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत सभी 6 प्रकार के पेंशनधारी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी निश्चितता पेंशन योजना, लक्ष्मीबाई पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन, ये सारी पेंशन योजनाएं जो है 6 पेंशन योजनाओं के लिए जो आकस्मिक कोष है बिहार सरकार के, उससे इन्होंने 3,662 करोड़ 9,97,000 रुपया ये निकाले। बुधवार को अमूमन कैबिनेट होता है, लेकिन उन्होंने सोमवार को ही कैबिनेट किया, क्योंकि आज मोदी जी के प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू जी के रिकॉर्ड को ब्रेक किया है। और इस दिन बिहार के उस बुढ़ापे का सहारा कह सकते हैं कि पैसे का भुगतान कई महीने से नहीं हो रहा था, तो इस मौके पर इन्होंने पैसे का भुगतान किया है आकस्मिक निधि कोष से पैसे निकालकर। जबकि आकस्मिक निधि कोष बहुत ही आपात स्थिति में पैसा वहां से निकाला जाता है। पहले जरा कैबिनेट सेक्रेटरी का बयान सुन लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं इस पैसे की निकासी को लेकर। तो आपने सुना वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने सीधे जानकारी दी कि कैबिनेट में जो बैठक हुई है, उस बैठक में इतने राशि का निकासी हुआ है आकस्मिक कोष से। लेकिन आकस्मिक कोष से जो ये निकासी हुई है, उस निकासी का मतलब क्या है। आप तस्वीर देखिए कि आज कैसे सम्राट चौधरी ने ऑनलाइन सारे लोगों के अकाउंट में पैसे को उन्होंने रिलीज किया है इस सामाजिक सुरक्षा पेंशन की योजना के तहत। लेकिन जिस राशि का ये इस्तेमाल हुआ है, क्या इस राशि का इस्तेमाल पेंशन योजना को जारी रखने के लिए की जा सकती है क्या, या फिर पेंशन योजना में, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में आपातकालीन जो पैसे हैं, जो रिजर्व है, उनका इस्तेमाल करना कहां तक सही है। वैसे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट करके तंज कसी है सरकार को कि भाई यहाँ तो आर्थिक दिवालियापन हो गया है। लेकिन वाकई में इसका मतलब क्या है, हम चलेंगे सीधे दिल्ली, और दिल्ली अभिषेक जी से बात करेंगे। हम बार बार कहते हैं कि अभिषेक जी इकोनॉमिक्स के मामले में बड़ा एक्सपर्ट है। यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोगों को मानते हैं कि वो सचिन तेंदुलकर होते हैं, हर तरह के गेंदबाज को फेस कर लेते हैं। सीधे चलते हैं अभिषेक जी के साथ सीधे दिल्ली। अभिषेक जी स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार। क्या हो रहा है बिहार में? संतोष जी, आपने जो चिट्ठी दिखाई है और उस चिट्ठी का जो मजमून दिखाया और कंटिजेंसी फंड का जो जिक्र किया, संविधान के अनुच्छेद 267(2) में राज्य सरकारों को खर्च करने की इजाजत है। तो सबसे पहले ये समझना कि कंटिजेंसी फंड यानी आकस्मिकता निधि क्या होती है केंद्र के लिए, राज्य के लिए। और दूसरी बात कि जो खर्च किया गया है वो तो और बड़ा अजीब स्थिति को दिखा रहा है, क्योंकि आप सोच नहीं सकते कि जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स होती हैं, जिसको आप ये पेंशन योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना कहते हैं, ये सब जो स्कीम होती है, इसके लिए बजट में बकायदा पूरे साल का अनुदान होता है। चलिए, कभी अगर किसी काम के लिए जरूरत पड़ गई तो आमतौर पर ये चौथे क्वार्टर में जाकर होता है। वित्तीय वर्ष का जो चौथा क्वार्टर होता है, जनवरी से मार्च वाला, उसमें होता है। लेकिन ये क्या, ये जो अभी कंटिजेंसी फंड का इस्तेमाल बिहार में किया जा रहा है, वो भी ऐसी स्कीम के लिए जिसके बारे में माना जाता है कि पहले से बजट में उसका प्रावधान होगा। पहले ही क्वार्टर में, अप्रैल मई जून पहला क्वार्टर हुआ और जुलाई अगस्त सितंबर दूसरा क्वार्टर हुआ। तो पहले क्वार्टर के 2 महीने, मई जून, और दूसरे क्वार्टर का पहला महीना, फिर ये पैसा गया कहां? क्या बजट में प्रावधान ही नहीं किया गया इनके लिए? अगर बजट में प्रावधान नहीं किया गया तो और गंभीर बात है कि क्या बजट बहुत अजीब तरीके से बनाया गया। बजट बनाने वाली सरकार को बिहार से कोई मतलब नहीं था कि भाई हम तो जा रहे हैं, आने वाले समझे। लेकिन दूसरी तरफ यह है कि जब सरकार उनकी थी तो वित्त मंत्रालय भी तो उन्हीं का था। खैर, बात घूम फिर कर आती है कंटिजेंसी फंड की। तो कंटिजेंसी फंड यानी आकस्मिकता निधि जो कहते हैं, आकस्मिक निधि, ये केंद्र और राज्य दोनों जगह है और बहुत ही आपात स्थिति में इसमें से पैसा निकाला जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि सरकार के पास जो भी पैसा है, चाहे रेवेन्यू अकाउंट का हो या कैपिटल अकाउंट का हो या कंसोलिडेटेड फंड का हो,
वो संसद या विधानमंडल की मंजूरी से केंद्र या राज्य सरकारें निकाल सकती है। सरकार जो बजट में प्रावधान करती है, वो बजट में प्रावधान क्यों करती है? विधानसभा की मंजूरी लेती है कि हमको इस फंड के लिए इतना चाहिए, मनरेगा में राज्य का अंशदान है उसमें इतना चाहिए, स्टेट हाईवे के लिए इतना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए इतना चाहिए। बजट में प्रावधान होता है ना, हर विभाग का बजट। अब इसी तरह सोशल वेलफेयर स्कीम या वेतन पेंशन जिसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कॉस्ट कहते हैं, उसके लिए इतना चाहिए, ये सब प्रावधान होता है। लेकिन पहले क्वार्टर में ही पैसा घट जाए तो निश्चित तौर पर यह मिसमैनेजमेंट बहुत बड़ा है। बिहार में कंटिजेंसी फंड जो है वो आमतौर पर इसकी मूल जो अमाउंट होती है, असली अमाउंट 350 करोड़ की होती है। 1950 में कंटिजेंसी फंड अधिनियम के तहत बिहार सरकार के लिए उस समय की जो प्रोविजनल असेंबली थी और स्थायी विधानसभा, जो संविधान सभा वाले लोग थे, उन लोगों ने कंटिजेंसी फंड बनाया। और फिर नीतीश कुमार के समय इस कंटिजेंसी फंड की राशि को बढ़ाकर 13,900 करोड़ अधिकतम किया गया कि मैक्सिमम इसमें 13,900 करोड़ तक रुपए रह सकते हैं। और इसका पैसा निकालने के लिए विधानमंडल की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उस पैसा निकालने के बाद जब भी विधानमंडल का पहला सत्र होता है तो सदन से इस पर मुहर लगवा ली जाती है कि इस काम के लिए मैंने पैसा निकाला था। इसीलिए इसको कंटिजेंसी कहा भी जाता है कि अगर आज जरूरत पड़ गई तो आनंद फान में आप सत्र बुलाइएगा थोड़े ना, तो कंटिजेंसी फंड कहा जाता है। अब सवाल यह है कि बिहार सरकार के कंटिजेंसी फंड में कितना पैसा है, हम लोगों को नहीं पता है। ये विधायक लोग चाहें तो विधानसभा में वित्त मंत्री से पूछ सकते हैं कितना पैसा। 13,900 करोड़ रुपए मैक्सिमम रह सकते हैं, लेकिन मेरा अंदाजा है कि 5,000-6,000 करोड़ तो होगा ही अभी। अब 5,000-6,000 करोड़ रुपए जो अनुमान हम लगा रहे हैं, उसमें से 3,662 करोड़ रुपए निकाल लिए गए। 3,500 करोड़ रुपए से ज्यादा वित्तीय वर्ष के पहले क्वार्टर में निकाल लिए गए। ये तो दुनिया का 8वां आश्चर्य है भाई, कि साल भर का आपने बजट बनाया था, पहले क्वार्टर का खर्चा आपसे नहीं चल रहा है, तो आखिर दिक्कत कहाँ है? दिक्कत वही है जो हम लोग पिछली बार चर्चा किए थे कि बिहार का बजट जो आया था इस बार का 3,18,000 करोड़ रुपए के आसपास का था, 3.25 लाख करोड़ से भी कम का था। और उसमें 80,000 करोड़ रुपए आप देख रहे हैं कि शिक्षा विभाग पर लगभग 80,000 करोड़ रुपए का खर्च है। आपने ही बताया था कि 80,000 करोड़ रुपए सिर्फ शिक्षा विभाग पर जा रहा है। और जब से मास्टर साहबों की पंचायत वाइज +2 स्कूल के लिए जिस ढंग से बहाली हुई है, उसके बाद से वेतन पर पैसा बहुत ज्यादा जा रहा है। मास्टर साहबों की बहाली हो या दूसरे सरकारी कर्मचारियों की बहाली हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। वैकेंसी निकलनी चाहिए, बहाली होनी चाहिए। वैसे भी आपके यहाँ प्राइवेट सेक्टर नहीं है तो लोग पलायन करके बाहर ही भागते हैं, लेकिन बहाली होने के पहले उनको पैसा देने का पुख्ता इंतजाम तो करना चाहिए कि आप बहाली कर लिए और पैसा देने के लिए कभी रिजर्व बैंक से पैसा मांग रहे हैं। अरे अभिषेक जी, 4 महीने से प्रोफेसर, मतलब विश्वविद्यालय किसी कर्मचारी, कॉलेज का कर्मचारी, प्रोफेसर को दरमाहा नहीं मिला है। जितने कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल कर्मी है उसको 6 महीने से दरमाहा नहीं मिला है। ये जितना मास्टर साहब अभी बीपीएससी में जो है वही उन्हीं को मिला है। बाकी जो नियोजित लोग हैं उनको 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। सरकार कह रही थी कि 7 तारीख को हम पेमेंट कर देंगे। ये कैबिनेट की बैठक सोमवार को बुलाए, बुधवार को बैठक होती थी तो सोमवार को बुलाए। हमको लगा कि कुछ पैसा उसा होगा, कुछ पेमेंट के लिए कुछ करेंगे, कुछ नहीं किए। दर्शकों को ये जानना है कि भाई ये जो फंड है उस फंड का इस्तेमाल किस समय सरकार कर सकती है। कोई होगा ना भाई, ठीक, आप कैबिनेट से अप्रूवल ले लिए, ये कैबिनेट की सामूहिक जिम्मेवारी हो गई, विधानसभा से आप पास करा लीजिएगा। मतलब इस तरीके की राशि लेकर आप अपने आप के उस फैसले को कैबिनेट से भी और विधानसभा से पास करा लीजिएगा, ताकि बाद के समय में कोई हमको गर्दन नहीं दाबे। लेकिन इस तरीके का राशि का इस्तेमाल खर्च करने के लिए कोई तो प्रावधान होगा कि ये स्थिति जब राज्य का हो तब ये आकस्मिक जो राशि है जो आपके वित्तीय प्रबंधन के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो एक छोटा उदाहरण देते हैं, हमारे दर्शक समझ जाएंगे कि कैसे इस्तेमाल होता है। 1997 का साल था, आपको याद होगा। नवंबर के महीने में सीताराम केसरी ने एक टंटा शुरू किया, जैन कमीशन की रिपोर्ट, और दिसंबर के पहले सप्ताह में सरकार गिर गई। इंद्र कुमार गुजराल की सरकार जैन कमीशन की रिपोर्ट के मुद्दे पर गिर गई, आपको याद होगा 97 में। और चुनाव आयोग को चुनाव कराना था। चुनाव आयोग को चुनाव 6 महीने के अंदर कराना होता है, लेकिन वहां तो 3 महीने में कराना था, क्योंकि 31 मार्च के बाद देश का खर्चा कैसे चलता, लोकसभा भंग हो गया तो 31 मार्च तक का तो वेतन पेंशन और खर्चा का पैसा आपने संसद से ले लिया था बजट में, पिछले बजट में।
अब उसके आगे का खर्चा कैसे चलता? तो फरवरी महीने में चुनाव कराने थे। इंद कुमार गुजराल, लोकसभा भंग हो गई इंद कुमार गुजराल के इस्तीफे के साथ ही। अब सवाल यह है कि बजट में तो कोई प्रावधान था नहीं, क्योंकि लोकसभा को 1.5 साल हुआ था। जिस साल 5 साल पूरे होने होते हैं, सरकार बजट में मिसलेनियस कॉस्ट के नाम पर चुनावी खर्चे का प्रावधान कर देती है कि इस साल लोकसभा का चुनाव भी है। अब उस वक्त लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग को पैसा चाहिए था। कंटिजेंसी फंड यानी आकस्मिक निधि से पैसा निकालकर गुजराल सरकार ने चुनाव आयोग को दिया कि आप चुनाव कराइए। अब लोकसभा ही भंग हो गई तो कहां से परमिशन लेने जाते? इन सब परिस्थितियों के लिए कंटिजेंसी फंड होता है। फिर जब सरकार बन गई, चुनाव के बाद अटल बिहारी वाजपेयी आ गए, संसद को सूचित कर दिया गया कि कंटिजेंसी फंड से इतना पैसा लिया गया था, सदन ने उस पर एक बार में वॉइस से मुहर लगा दी, उतना पैसा फिर से वहां पर भर दिया गया। यही प्रावधान होता है कंटिजेंसी फंड का। लेकिन सवाल है कि आज कौन सी ऐसी परिस्थिति आ गई? मतलब किसी को भी ये सुन के संतोष जी आश्चर्य होगा कि 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष शुरू होता है और मई जून जुलाई का यानी फर्स्ट क्वार्टर का पैसा देने के लिए आप कंटिजेंसी फंड का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी 3 क्वार्टर कैसे चलेगा? बाकी 8-9 महीना कैसे चलेगा? ये सवाल बड़ा है। भाई सारा डेवलपमेंट वर्क रुक गया है, कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। जहां जाइए, जहां काम हो रहा था सब काम ठप है अभिषेक जी। तो अब कंटिजेंसी फंड लेके अब पेंशन देके जो है सो मोदी जी का आज नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़े हैं, तो गरीबों के घर में आज जो है सो घी आप मोदी जी नेहरू जी की बात कर रहे हैं, आप मोदी जी नेहरू जी की बात कर रहे हैं। बहुत लोग इतिहास में 50-50 साल रूल किए हैं। मोहम्मद शाह रंगीला 29 साल रूल किया है, 1719 से 1748 तक। इतिहास में मुगल में एक मोहम्मद शाह रंगीला था ना, जो बिना कपड़ा उपड़ा पहने आ जाता था अपने उसमें, वो दरबार में पहुंच जाता था। तो उसने भी 29 साल रूल किया है। लेकिन 4.5 साल रूल करने वाले शेर शाह सूरी ने जितना काम किया, इतिहास में अपनी जो जगह बनाई है, कितने लोगों ने बनाई है। आज हमारे आपके गांव में जितना खाता खेसरा की नंबरिंग है उसी दौर की है। अलग अलग बाद में कैथेड्रल सर्वे और दूसरे सर्वे में उसको कंटिन्यू किया गया। जितना जिला और परगना का गठन की परंपरा उसी ने शुरू की है। डाक व्यवस्था पोस्टल उसी ने शुरू की, जीटी रोड उसी ने बनाया, न्याय व्यवस्था उसी ने शुरू की, रेवेन्यू वसूलने का एक मुकम्मल व्यवस्था उसी ने शुरू किया। तो सवाल ये आप कितना दिन रहते हैं ये मायने नहीं रखता है। आपने कंट्री के लिए, आपने अपने शासनकाल में जिस इलाके पर आप शासन करते थे उसके लिए क्या किया, ये महत्वपूर्ण है। चलिए, मतलब ये अभिषेक जी, चलते चलते क्या ये माना जाए कि बिहार की पूरी इकोनॉमी या पूरा इकोनॉमिक सिस्टम क्रैश कर गया है? देखिए, इकोनॉमिक सिस्टम तो बिहार का क्रैश कर गया, क्योंकि आपके पास रेवेन्यू जनरेशन, पहले भी हम बता चुके हैं कि 3,18,000 करोड़ का आपका बजट है और आपका सालाना रेवेन्यू जनरेशन 74-75 हजार करोड़ रुपए है। शराबबंदी को खोलने का जो तर्क देते हैं, बहुत से 5-7 हजार करोड़ और बढ़ा लेंगे अगर खोल भी दिए तो। 3,17,000 करोड़ के बजट में आपके पास 2.25 करोड़ से 2 लाख करोड़ के बीच आपके पास अपना रेवेन्यू होना चाहिए। आप 25% रेवेन्यू खुद से जनरेट कर पाने की स्थिति में नहीं है, 22-23% कर रहे हैं। इसके बरक्स आप देखें जाकर तमिलनाडु की स्थिति को, पता चलेगा कि 70-72% रेवेन्यू वो खुद से क्रिएट कर रहा है। बगल में उत्तर प्रदेश को देखिए, 46 से 47% रेवेन्यू वो खुद क्रिएट कर रहा है। और आप पूरी तरह से कंज्यूमर स्टेट में तब्दील हो गए। जो थोड़ा बहुत रेवेन्यू और आपको मिलता है वो जीएसटी के नाम पर सेंटर ने ले लिया। खाना खाने जाइए होटल में तो लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों साथ बैठ के खा रहे हैं। एसजीएसटी, स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी बिल में जुड़ करके आता है। अब वो पैसा सेंटर इस स्थिति में आसानी से तो देगी नहीं, और विपक्ष की सरकार तो है नहीं कि आप सुप्रीम कोर्ट मांगने पहुंच जाएंगे। जो देश की आर्थिक स्थिति है, आपको याद होगा कांग्रेस के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह सुप्रीम कोर्ट जाकर के अपना पैसा जीएसटी का, स्टेट जीएसटी का केंद्र से वसूल के लाए थे, क्योंकि केंद्र दे नहीं रही थी, याद है ना। अब भाजपा सरकार है, आप बैल मुझे मार, ये भी नहीं कह सकते कि हमको दिल्ली वाला पैसा नहीं दे रहा है। रिजर्व बैंक से 12,000 करोड़ रुपए आप ही बता रहे थे, अब पिछली बार वो आ भी गया था कि लोन लिया गया वेतन पेंशन देने के लिए। अब कितना दिन रिजर्व बैंक आपको लोन देगा, उसकी हालत खुद उस पर मोदी जी चढ़े हुए हैं। चलिए, मतलब देश के साथ साथ अपना स्टेटो जो है उस दिशा की तरफ बढ़ गई है, जहां अगले महीना फिर पेंशन के लिए आकस्मिक निधि से राशि लेना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कितना पैसा बचा हुआ है ये भी तो जानना जरूरी है।
वो अब नोटवे छाप लेना है, क्या दिक्कत है? दोनों ऊपर नीचे अपने ही सरकार है, नोट छाप कर जारी कर देना, और क्या करना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, आप हमारे साथ जुड़े। नमस्कार। तो ये हमारे साथ दिल्ली से अभिषेक जी थे। मतलब देश की जो आर्थिक स्थिति है उसका प्रभाव तो राज्य पर पड़ेगा ही ना। अब फिर बिहार जैसे राज्यों में जहां अपना कुछ नहीं है, तो चलिए अब जो आकस्मिक निधि है उससे निकाल कर पेंशन बांटा जा रहा है। कोई डेवलपमेंट के लिए या कोई बड़े प्रोजेक्ट के फंसे रहने की वजह से पैसा नहीं निकाले हैं, पेंशन देने के लिए निकाले। चलिए, इस बड़ी बहस को फिलहाल यहीं विराम लगाइए। हम भी विराम लगा देते हैं। हमारी मुलाकात जारी रहेगी फिर नए किसी मुद्दों के साथ। नमस्कार।